अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने फॉर्म के अंदर एलिमेंट किस तरह से प्लेस करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स जो थी एलिमेंट्स की, वो भी हमने चेक की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस का क्या रोल है हमारे पेज के अंदर। हम सीएसएस के थ्रू अपने पेज की प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से हम जो है एक सिमेट्री ला सकते हैं। और इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल देखिए कि अगर आपका पेज विदाउट सीएसएस कैसे है और विद सीएसएस कैसे है, कि आपने वही जो डाटा आपने विदाउट सीएसएस आपको ज़रा थोड़ा सा डल लग रहा है, और सीएसएस के ज़रिए उसी पेज के अंदर थोड़ी सी ट्रैक्शन, थोड़ी सी एक जान पड़ जाती है। आपका सेम जो जस्ट हमने इसके ऊपर सीएसएस एक्स्ट्रा अप्लाई की है, और पेज की जो है ना वो थोड़ी सी फेस इंटरफेस जो है वो अट्रैक्शन उसमें आ जाती है। सीएसएस के डिफरेंट वर्जन्स हैं। सबसे पहले सीएसएस 1 था जो कि 1996 में इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद सीएसएस के अंदर जो इसका वर्जन 2 आ गया। W3 स्कूल जो है उनकी रिकमेंडेशन पे 1998 के अंदर ये बिल्ड हुआ। और उसके बाद लास्ट जो आजकल चल रहा है वो हमारे पास CSS 3 है, जो कि 1999 से ऑनवर्ड जो है मार्केट में है। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास इसका एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट है, फेस आपने दिया और उसका बोल्ड किया, टैली किया। ये हम जस्ट HTML के अंदर हम ना इसकी डिज़ाइनिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक बैड अप्रोच समझी जाती है, क्योंकि जब से CSS आई है तो उसके अंदर आपकी वर्किंग इजी भी हो गई है वो, और स्मूथ भी हो गई है, उसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये HTML को जो है वो इनका नहीं किया जाता CSS इसके डिज़ाइनिंग के लिए। हमारे पास कमेंट देने के लिए CSS को जिस तरह हम C++ में देते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं तो उसके लिए आप /* और उसके बाद * उसको एंड करते हैं। अगर आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं तो आप उसको // यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और HTML कमेंट्स के लिए हमारे पास साइन है ग्रेटर दैन का, और उसके बाद जो है साइन एक्सक्लेमेशन है, और 2 दफ़ा आप हाइफन डालते हैं, और एंड पे आप इसको 2 दफ़ा हाइफन और फिर लेस देन के साइन से इसको एंड कर देते हैं। कैस्केड स्टाइल शीट बेसिकली जो है इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या करती है, आपके अपीयरेंस को, आपके लेआउट को और प्रेजेंटेशन को पेज के ऊपर कंट्रोल करती है। और HTML बेसिकली क्या है कि आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। CSS इसकी अपीयरेंस और इसकी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करती है, इसके लेआउट को कंट्रोल करती है। और HTML आपके जो कंटेंट है जो आपने वहाँ पे शो करवाना है उसको कंट्रोल करता है। और इसी तरह से आप जो है CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं, क्या डिस्प्ले करवाना है, किस कलर में करवाना है, किस साइज़ में करवाना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपका HTML है वो बेसिकली CSS से सेपरेट होता है। CSS जो प्रोफेशनली सेपरेट फाइल के अंदर सारा जो उसके रूल्स हैं वो लिखे जाते हैं, फिर वो HTML फाइल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और HTML की फ़ाइल की एक्सटेंशन .html होती है, और हमारे पास CSS की फ़ाइल की एक्सटेंशन .css होती है। बेसिक रूल का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्टर लिखेंगे, फिर कोई भी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू एंड सो ऑन, और एंड के ऊपर आप वो रूल जो है उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ के लिए रूल लिखना है कि उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक फॉन्ट अप्लाई करना है, और उस पैराग्राफ में जो कलर होगा टेक्स्ट का वो रेड होगा। हम पैराग्राफ के लिए P सिलेक्टर यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी जो प्रॉपर्टी लिखी फॉन्ट फैमिली, और वो आगे उसकी वैल्यू, कलर हमारे पास प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू रेड है। अब इसको हम जो है वो सेव कर देंगे, और उस पेज में जहाँ जहाँ भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो ये वाला रूल ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये जो P यहाँ पे है ये सिलेक्टर है। अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं।
एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है कि अगर आपने स्टैरिक के साथ उसको यूज़ किया है, जिस तरह यहाँ पे स्टैरिक के साथ अगर आपने यूज़ किया है तो फिर जितने भी आपके पास सिलेक्टर होंगे ये सब पे अप्लाई होगा। इसी तरह से आपके पास आईडी सिलेक्टर होता है कि अगर आपने किसी कंट्रोल पे कोई आईडी अप्लाई की है, ठीक है, ये अभी अब एग्जांपल्स भी देखेंगे इनकी। तो आईडी के साथ अप्लाई किया है तो जिस आईडी पे आप ये रूल बनाएंगे और ये आईडी जिस कंट्रोल का होगा ये रूल ऑटोमेटिकली उस पे ऊपर जाके अप्लाई होगा। इस तरह हमारे पास क्लास सेलेक्टर है, ये डॉट से शुरू होता है। क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्लास सेलेक्टर एक दफ़ा आप बना लेते हैं तो ये मल्टीपल जो है आपके पास कंट्रोल जो उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। और आईडी क्योंकि हर हमारे पास एलिमेंट की यूनिक होती है इसलिए ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर ये अप्लाई होता है। इसी तरह से हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर भी होते हैं। अब हमारे पास मेजर सेलेक्टर यूएल है, उसके अंदर ईएम का अगर हमारे पास एलिमेंट आएगा तो ये वाला कलर अप्लाई होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है H1 डॉट ब्लैक है कि अगर आप जो है H1 हेडिंग के अंदर जब क्लास ब्लैक किसी जगह होगी तो ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने एट्रीब्यूट जो है उसकी टाइप की बेस के ऊपर कोई भी रूल्स बनाने हैं, लेट से आप चाहते हैं जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए उनका कलर ये होना चाहिए, तो आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब ये जितने भी आपने अपने कंट्रोल लगाए होंगे उनके अंदर जिस जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अगर लेट से किसी की टाइप जो पासवर्ड है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी की टाइप ईमेल है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ उन इनपुट टाइप्स के ऊपर अप्लाई होगा जिनकी टाइप टेक्स्ट होगी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप CSS फाइल को किस तरह से अपने पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। CSS बेसिकली हमारे पास हमारे पास वेज हैं उनको यूज़ करने के लिए। फर्स्ट ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है कि हमारी स्टाइल शीट अलहदा से एक फ़ाइल के अंदर हमने सारे रूल्स लिखे होते हैं और उस अलहदा से जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन .css है, हम उसको अपने पेज में इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख रहे हैं कि लिंक href फाइल का नेम टाइप देंगे और rel में स्टाइल शीट देंगे। एग्जांपल देख लें आप कि हमने लिखा लिंक href, मेरी फाइल का नेम है style.css, टाइप टेक्स्ट और rel स्टाइल शीट। तो इस तरह से आप किसी भी, इसे हम कहते हैं ये हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है कि आपकी फ़ाइल सेपरेट स्टोर है और आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक होती है इंटरनल स्टाइल शीट। ये स्टाइल शीट पेज के शुरू में, हर पेज के शुरू में हेड का जो टैग है उसके अंदर लिखी जाती है। आप अपने जो रूल्स आपने अपने पेज में यूज़ करने हैं वो इधर ही आप डिफ़ाइन कर देते हैं हेड के टैग में। स्टाइल टाइप ये इसका स्टार्टिंग टैग देंगे, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ के लिए रूल लिखा है और एक हेडिंग टू के लिए और स्टाइल को क्लोज कर देंगे। इसे हम कहते हैं ये हमारी एम्बेडिंग या आप इसको इंटरनल स्टाइल शीट भी करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है अच्छा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वाले जो रूल्स आपने डिफ़ाइन किए ये सिर्फ इसी पेज के ऊपर अवेलेबल होंगे। अगर आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर सेम रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी साइट के 100 पेजेस और आप जा रहे हैं सारे 100 पेजेस में हेडिंग 2 का एक ही स्टाइल हो, एक ही कलर हो और इसी तरह से पैराग्राफ का एक ही साइज़ हो, एक ही कलर हो, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को प्रेफर करते हैं। अगर फ्यूचर में आपको कोई चेंज करना पड़ता है, आपको कोई ऑनर कहता है, साइट ऑनर कहता है आपको जी आप हेडिंग 2 का कलर जो है ना ये चेंज कर दें, हमने कलर स्कीम चेंज करनी है, तो आपको जस्ट एक फ़ाइल में जाके अपडेट करना पड़ेगा, तो वो थ्रू आउट द साइट वो जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसमें ये होगा कि जो आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट है कि आपके एक पेज में वो जितने भी रूल्स हैं अगर आपने चेंज करना है तो आपको पेज बाई पेज चेंज करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट वेरी रेयरली यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप कोई भी कंट्रोल लिख रहे होते हैं, कोई भी एलिमेंट लिख रहे हैं, उसी के अंदर ही आप अपनी स्टाइल जो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे पैराग्राफ लिखा, साथ ही आपने लिख लिया स्टाइल, फ़ॉन्ट, फैमिली और कलर साथ ही अप्लाई कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है, हाई प्रायोरिटी जो है वो आपकी है इनलाइन स्टाइल शीट। फिर उसके बाद आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट और एक एंड पे है आपके पास एक्सटर्नल
CSS प्रॉपर्टीज़ फॉर कलर हम देख लेते हैं कि आपके पास, ये मैं आपको थोड़ी एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। कि हमारे पास ये इंटरनल स्टाइल शीट का स्टाइल है कि हमने इसमें टाइटल हेड का टैग आया, उसके अंदर हमने स्टाइल और अपने यहाँ पे जाके एक रूल डिफाइन कर लिए पैराग्राफ के लिए, और उसके बाद जो है आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो ये वाला रूल ऑटोमेटिकली इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हम इसको यहाँ से रन करके भी देख सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि ये रेड कलर मैंने अप्लाई किया था तो इसने ब्राउज़र में उस पैराग्राफ का कलर मेंशन कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसको कलर इसका चेंज करना चाहेंगे, लेट से अब इसका कलर हम जो है वो ब्लू डिफाइन कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको ये आपको ब्लू कलर में, इस तरह से आप जो है इंटरनल स्टाइल शीट जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कलर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास दो तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। एक आपके पास है कलर जो कि आपके फ़ॉन्ट का कलर होता है, और दूसरा है बैकग्राउंड कलर जो आप किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने पैराग्राफ के लिए रूल डिफाइन किया है कि इसके लिए कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। ये नीचे आपको एग्जांपल में नज़र भी आएगा। अब कलर्स जो है उसको डिफ़ाइन करने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके उसकी जो वैल्यू है कलर प्रॉपर्टी की वो आप डिफरेंट वे से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट कलर का नेम दे सकते हैं, आप RGB कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, और थर्ड ये है कि आप हेक्सा जो वैल्यूज़ हैं उनको भी, हेक्सा कोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो RGB जो कलर्स हैं, अब एक्वा है, जैसे ब्लैक, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन, आप इन कलर्स को डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। RGB कम्बिनेशन में आपके पास इसकी वैल्यू 0 से 255 तक होती है। हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हमने देनी होती हैं, रेड ग्रीन और ब्लू की, और हर एक की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। इनके कम्बिनेशन से वो कलर बनता है। और लास्ट वन हेक्सा कोड्स हैं जो आपके बेस 16 होते हैं, जो कि 00 से शुरू होते हैं और FF तक होते हैं। तो आप इस तरह से कलर्स को डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफरेंट स्टाइल को ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, H1 और H2 दो हेडिंग्स हैं। हम इन तीनों के लिए एक ही रूल बनाना चाह रहे हैं कि इनमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर ग्रीन होगा, और उसके बाद हमने लिखा कि H2 जो है उसका बैकग्राउंड कलर येलो होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे पास पैराग्राफ और हेडिंग दोनों का कलर तो ग्रीन है, इसलिए कि हमने दोनों के लिए कलर यहाँ पे ग्रीन डिफाइन किया था। लेकिन H2 को अगेन हमने ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसका बैकग्राउंड कलर येलो, तो वो येलो भी आ रहा है। इस तरह से आप मोर देन वन सिलेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में आप फ़ॉन्ट का फैमिली सेट करते हैं, उसका साइज, उसका स्टाइल और उसका वेट आप सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में आपने ये बताना होता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, आपने फ़ॉन्ट का नेम देना होता है। फॉर एग्जांपल आपने एरियल यूज़ करना है, आपने जो है वो कैडबरी यूज़ करना है, आपने न्यू टाइम रोमन्स यूज़ करना है, तो आपने फ़ॉन्ट का नेम देना होता है। इसकी एग्जांपल भी अभी हम देखते हैं। इस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ जो है उसमें आपने फ़ॉन्ट का साइज़ आपने बताना होता है कि क्या साइज़ होगा। स्टाइल में आपने बताना है कि उसको टैग करना है, और इसी तरह से आपने फ़ॉन्ट का वेट भी सेट करना है कि वो बोल्ड होना चाहिए या उसकी जो विड्थ है वो आपने उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है। फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह से डिफाइन करनी है, जैसे पैराग्राफ है, फ़ॉन्ट फैमिली जॉर्जी हमने दे दिया, इसी तरह से फ़ॉन्ट फैमिली हमने कोरियर व्यू दे दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और एक H2। ये नीचे एग्जांपल में
आपके पास पैराग्राफ का फॉन्ट डिफरेंट आ रहा है और इसका डिफरेंट आ रहा है, इसमें कोरियर हमने अप्लाई किया था। इसी तरह से आप इसके अंदर मोर देन वन फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला फर्स्ट कलर अवेलेबल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड पे स्विच कर देगा, अगर वो सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड पे स्विच कर देगा। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच ये होती है कि जब आप फॉन्ट की फैमिली डिफाइन करते हैं तो आपने जो है फॉन्ट कलर जो है वो मल्टीपल देने होते हैं, सॉरी फॉन्ट फैमिली जो नेम है मल्टीपल देने होते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिए कि मैंने टाइम न्यू रोमन्स को डबल कोट्स में लिखा है, ये इसलिए कि अगर आपका फॉन्ट का नेम मोर देन वन वर्ड हो तो आप उसको डबल कोट्स में लिखें। फॉन्ट का साइज जस्ट आप दिए फॉन्ट साइज 24 pt पॉइंट्स। अब आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये इसके यूनिट डिफरेंट है, अब ये पिक्सल भी दे सकते हैं, पॉइंट भी दे सकते हैं और EM साइज भी दे सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास EM है ये स्केलेबल यूनिट है। मीन्स ये कि अगर आपकी जो आपका मीडिया है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही है वो बड़ा होता है, या जैसे जैसे किसी को 52 इंच की स्क्रीन है या किसी के पास मोबाइल है, ये अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। इसी तरह से आपके पास सेकंड पिक्सल हैं। पिक्सल क्या करता है कि ये आपके फिक्स साइज यूनिट होते हैं, ठीक है, और आपको ये मतलब एक पिक्सल एक डॉट के बराबर होता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जो थर्ड है हमारे पास वो है पॉइंट्स। पॉइंट जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया जिस तरह हमारे पास होता है प्रिंट मीडिया उस हिसाब से अब आपके पास जो एक 1 पॉइंट होता है वो इक्वल टू 1/72 ऑफ इंचेस होता है। मतलब आपका जो 1 इंच है उसका जो 72 जो पार्ट है हमारे पास वो 1 पॉइंट लाता है। और परसेंटेज ये भी EM की तरह काम करता है कि ये आपकी मीडिया के मुताबिक आपका जो कंटेंट का साइज़ है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर देता है। ये अगेन आप देखें यहाँ पे कि हमने फॉन्ट साइज 1 EM रखा है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपके जो है वो जो स्क्रीन है उसके मुताबिक चेंज करता है। 1 EM इज इक्वल टू 12 पॉइंट एंड इसमें 16 पिक्सल और 100% भी इक्वल होता है। लेकिन अगर 1 EM आपने दिया है और उसके बाद स्क्रीन जो है वो उस 100% पे चली जाती है, वो उसकी मीडिया बड़ा हो जाता है जो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉन्ट का वेट आप दे सकते हैं, इटैलिक अपने बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, उसको डेकोरेट कैसे करते हैं, लाइन की हाइट है, वर्ड स्पेस है, लेटर स्पेसिंग है और टेक्स्ट आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट की लाइन है वो आप लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं। ये 3 आप वैल्यूज़ जो है टेक्स्ट लाइन में आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है जो डेकोरेशन आप टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अंदर और वैल्यूज ओवरलाइन भी है, ऊपर टेक्स्ट की लाइन आ जाएगी, ब्लिंक भी है। इसमें आपका टेक्स्ट ना ब्लिंक करेगा, मतलब कभी ऑन होगा ऑफ होगा। इसी तरह से इफ़ेक्ट को आप मोर देन 1 इफ़ेक्ट भी इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है लिस्ट जो होती हैं, जिस आपने अगर अपना कोई कैटेगरीज शो करनी है या आपने किसी भी वैल्यूज़ नंबरिंग ऑर्डर में शो करनी है तो उसके लिए हम जो ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए ये है कि आप जो उसकी नंबरिंग है वो आप उसके डिफरेंट स्टाइल हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल लीडिंग विद 0 यूज़ कर सकते हैं, लोअर रोमन में, अपर रोमन में है, लोअर अल्फ़ाबेट्स में, ये डिफरेंट स्टाइल की हो। ये जो स्टाइल का नेम जैसे लोअर रोमन है ये आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन और यहाँ पे लोअर रोमन लिखेंगे तो जो आपकी लिस्ट अपीयर होगी उसके अंदर आपके ये वाला स्टाइल जो है लोअर रोमन का ये वाला अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा जो है अगर आप पूरी बॉडी का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि एक ही फ़ॉन्ट सारी बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई होने तो आप बॉडी
टैग डिक्लेयर करें और फॉन्ट साइज 16 या वट जो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो पूरी उस पेज की बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है। आप स्टाइल्स को इनहेरिट भी कर सकते हैं। जैसे आपने बॉडी के लिए डिफ़ाइन कर दिया कि फॉन्ट कलर सेंस सिर्फ होगा, बैकग्राउंड कलर येलो होगा, ये आपने जनरल डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद आपने पैराग्राफ के लिए कर दिया कि रेड बैकग्राउंड कलर एक्वा, और जितने भी इसके अंदर हाइपरलिंक आएंगे उसके अंदर आपने टेक्स्ट उसको अंडरलाइन कर दिया और H2 को आपने फाउंड किया। अब ये देखेंगे आप कि ये वाला जो फाउंट आपने शुरू में डिफ़ाइन किया है इसको आपने किसी जगह ओवरराइड भी किया है। हमने इधर ओवरराइड किया नहीं, इधर भी नहीं किया, इधर सिर्फ ये किया है कि हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। और दूसरा हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो था, ये तो आप देख रहे हैं सारे पेज को जो कंप्लीट पेज उसका कलर येलो है। अब इसके अंदर जो आप फाउंट लिख रहे हैं आपने यहाँ पे इसका कलर जो है येलो डिफ़ाइन किया, वो तो पूरे पेज का हो गया। अब आपने यहाँ पे कलर रेड किया और बैकग्राउंड कलर क्या किया, एक्वा। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा है, इसलिए कि इसने इसको ओवरराइड कर दिया जो कि आपने इसका बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन किया था, उसको ओवरराइड कर दिया। लेकिन थ्रू आउट आप देखेंगे कि वो जो आपका बॉडी कलर था वो इनहेरिट हुआ है, लेकिन क्योंकि इस इधर हमने उसको अगेन डिफ़ाइन कर दिया तो जो आप दोबारा डिफ़ाइन करेंगे वो वैल्यू भी करके इसको ओवरराइड कर देंगे। When multiple styles apply to an element, they are inherited. A more tightly matching rule can be override the more general. जो बाद में आने वाला रूल है वो पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल भी हम देखते हैं। हमने पैराग्राफ H1 H2 के लिए एक रूल डिफ़ाइन कर दिया कि कलर ब्लू होगा, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होगा, और उसके बाद हमने एक H2 हेडिंग में कलर हमने कहा कि रेड होगा। H2 इधर भी हमने डिफ़ाइन किया, कलर ब्लू किया था, इधर हमने अगेन उसको ओवरराइड कर दिया, इसको रेड कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर भी येलो कर दिया। तो आप H2 में देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और फॉन्ट का कलर भी जो हमने इधर रेड डिफ़ाइन किया था वो उसने उसको ओवरराइड कर दिया। आप अपने पेजेस को जो वैलिडेट भी करवा सकते हैं W3 स्कूल से, जो लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आप अपना पेज अपलोड करके आप इसकी CSS और HTML को वैलिडेट भी करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्यूरी हो तो आप वो मुझे राइट कर सकते हैं, स्काइप पे या व्हाट्सएप पे आप मुझसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं।